गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और वहाँ भी हम बल आघूर्ण के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। कोणीय संवेग घूर्णन गति में काम में आता है, रोटेशनल मोशन में काम में आता है, और बल आघूर्ण यानी जो टॉर्क होता है ना हमारे पास, वो भी घूर्णन गति में आता है। वस्तु को घुमाने के लिए, हम रोटेट कराने के लिए हम कौन सी राशि पढ़ते हैं, बल आघूर्ण पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इनमें रिलेशन निकाल रहे हैं। किस में रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कोणीय संवेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बताया था किस तरीके से बना लेते हैं हम, कि कोणीय संवेग जो होता है ना, वो हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और J इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P। R क्या है, पोजीशन है, और P क्या है, संवेग है। R स्थिति और P क्या है, संवेग है। किसका, कण का। तो ये किसी कण का क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। J इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब हम संबंध बना रहे हैं, बल आघूर्ण भी आना चाहिए इसमें और कोणीय संवेग भी। इसके लिए हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं इस इक्वेशन का, कि t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कैसे लिखेंगे, देखो, d अपॉन dt किसका करना है हमें, j का, और d अपॉन dt किसका करना है हमें, r क्रॉस p का करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन बनेगा, फर्स्ट फलन और सेकेंड फलन बनेगा। d अपॉन डी टी और j कैप। अब पहले फर्स्ट का कर लो, d अपॉन डी टी हमने डिफ्रेंशिएशन किसका कर लिया, फर्स्ट का कर लिया। सेकेंड को हम क्या करते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस अब फर्स्ट को एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर आ रहा है क्रॉस गुना, और किसका करते हैं, सेकंड का dp अपॉन dt। देखो क्रम से ही करना है, ये क्रॉस गुना लग रहा है बीच में। पहले तो क्या करो, फर्स्ट का कर लो, dr अपॉन dt, क्रॉस वहीं आएगा, p आएगा। फिर r को कांस्टेंट रख लो, क्रॉस वहीं आएगा। अब d अपॉन dt किसका कर लो, p का कर लो, अवकलन डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है, इतना जब हम कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि dr अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होती है। स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी हो गई dr अपॉन dt इज इक्वल टू क्या, v, और ये जो p होता है ना, p ये संवेग होता है, मोमेंटम होता है, और p इज इक्वल टू भी क्या होता है, mv होता है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करते हैं, रखते हैं, d अपॉन डी टी, और यहाँ क्या है, j इज इक्वल टू dr अपॉन डी टी की वैल्यू हम रखते हैं v क्रॉस, और p की वैल्यू क्या होती है, mv प्लस r क्रॉस dp अपॉन dt। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है वो भी सुन लो। न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स वो इक्वल होता है
dp/dt के, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है। F = dp/dt होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स के इक्वल होता है ये संवेग में चेंज। तो dj वेक्टर/dt = यहाँ पर क्या है v वेक्टर। अब देखो ये m क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, द्रव्यमान अदिश राशि होती है। इसको यहाँ लिख लूँ, यहाँ लिख लूँ, या इन दोनों से बाहर लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो m कहीं भी लिख लो, यहाँ लिख लो, आगे आगे, और v क्रॉस क्या बनेगा, v प्लस r, और ये बन रहा है क्रॉस, और dp/dt क्या होता है, f होता है। क्लियर है। अब ये जो v क्रॉस v होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आप इसको सारणिक बना के सोल्व करते हो ना i कैप j कैप वाले से। ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, सदिश गुना है। सदिश गुना में क्या होता है कि जो दो वेक्टर हैं और वो सेम है, अगर उनका क्रॉस गुना कराते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, dj सदिश/dt = r क्रॉस f। अब देखना, आपने पहले पढ़ा है कि r क्रॉस f किसके इक्वल होता है, टो के, और ये टो क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, बल आघूर्ण कहलाता है। तो dj वेक्टर/dt = टो हो जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ से समझो रिलेशन हमें किस किस के बीच में निकालना था, एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण। जे यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग में ही लिख रखा है, देखो जे यहाँ क्या है, कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, और टो यहाँ पर क्या है, बल आघूर्ण। तो ये जो इक्वेशन बनी है, ये इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है, किस किस के बीच में, बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में। कोणीय संवेग में अगर परिवर्तन होता है ना, वो किसके बराबर होता है, बल आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोणीय संवेग में, एंगुलर मोमेंटम में चेंज जो होता है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि अगर आप किसी वस्तु पर बल आघूर्ण लगा रहे हो, बल आघूर्ण घूर्णन गति में लगता है ना, रोटेशनल मोशन में लगता है। अगर बल आघूर्ण लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही कोणीय संवेग में, वस्तु के कोणीय संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे झूला होता है, जो गोल वाला झूला होता है हमारे पास, है ना, अगर हम उस पर क्या लगा रहे हैं, बल आघूर्ण लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं हमारे पास, बल आघूर्ण। देखो झूले पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा, फ्रिक्शन फोर्स कार्य नहीं कर रहा, ऐसे घूमने वाला झूला है, हमने उस पर क्या लगा दिया, फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो जब घूमता है तो वो किस पे क्या लगता है, उस पर बल आघूर्ण लगता है, टॉर्क लगता है, और वो घूमने लगता है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा। हमने बल आघूर्ण लगाया, झूले के कोणीय संवेग में परिवर्तन होगा, किसके संवेग में, कोणीय संवेग में, झूला चल रहा है। अब हमने बल आघूर्ण लगाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे ही बल आघूर्ण लगाना क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे, तो झूला जो है वो नियत कोणीय वेग से क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा।
ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप झूले के पर बल आघूर्ण लगा रहे हो, घुमा रहे हो, तो उसके कोणीय संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। घूर्णन गति में रोटेशनल मोशन की बात करते हैं जब हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनमें क्या निकाल लेते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं, संबंध निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें हम एक छोटी सी बात देख लेते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे करेंगे हम जब ये और देखेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ फॉर्मूला बना है तो यहाँ देख लेते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो इसमें क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि जो बल आघूर्ण होता है ना, तो वो डी जे वेक्टर अपॉन डी टी के इक्वल होता है। यानी कि जैसे घूर्णन गति करा रहे हैं, अगर हम उस पर बल आघूर्ण चेंज कर रहे हैं, ऐसे बल लगाते तभी तो वस्तु क्या करती है, घूर्णन गति करती है, घूमती है ना, रोटेशनल मोशन करती है। तो बल आघूर्ण अगर हम जीरो कर दें, टो इज इक्वल टू जीरो, बल आघूर्ण क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया, टॉर्क जीरो कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, जीरो इज इक्वल टू डी जे वेक्टर अपॉन डी टी, यानी कि डी जे अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, यानी डी जे अपॉन डी टी में परिवर्तन कितना हुआ, जीरो। अगर परिवर्तन जीरो हुआ तो जे क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा भाई। अगर कोई वस्तु, कोई पिंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, और उस पर आप बल आघूर्ण नहीं लगा रहे हो, ठीक है, तो वो हमेशा नियत कोणीय वेग से घूमता रहेगा, ठीक है, सॉरी, नियत कोणीय संवेग से घूमता रहेगा। अगर बल आघूर्ण लगाओगे तो कोणीय संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है, गति बढ़ेगी और कम होगी। लेकिन बल आघूर्ण अगर जीरो कर दिया तो वो नियत कोणीय वेग से घूमता रहेगा। आप कहोगे झूला तो रुक जाता है। देखो झूले की जब हम बात कर रहे हैं, उस पर घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर झूला चलाया हमने, उस पर बल आघूर्ण लगाया, झूले का कोणीय संवेग बढ़ता है और झूला ऐसे चलने लगता है, घूमता है। अब हमने बल आघूर्ण उस पर क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब और नहीं लगा रहे, तो झूला जैसे घूम रहा है ना, वैसे ही कोणीय वेग से वो क्या करता रहेगा, घूमेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। वो तो घर्षण बल जो होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं, वो रोक देते हैं, तो उनकी बात अगर ना करें तो झूला हमेशा घूमता रहेगा, उसका कोणीय संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसे ही क्या कहते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो क्या होता है ये, बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, कण का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम नियत रहता है। इसे कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये रूल्स लिख लेते हैं, आगे भी पढ़ेंगे हम जब डिस्कस करेंगे। यहाँ फॉर्मूला आया था तो देख लिया। अब देखो इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं जो यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, वही न्यूमेरिकल हैं जो यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हैं, यही आते रहते हैं बार बार। क्या है, एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है इसका? CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। गैस के अणु में, इसे मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं, अणु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 एटम्स है, 2 परमाणु है, कार्बन का और ऑक्सीजन का। अणु में कार्बन C = 12 मात्रक, ऐसे लिख रखा है। C = 12 मात्रक का मतलब होता है कार्बन की जो भी यूनिट हो ना, तथा ऑक्सीजन O = 16 मात्रक, यानी कि यूनिट जो भी है इसके लिए। ठीक है, जैसे ये इनका क्या दे रखा है, कार्बन का द्रव्यमान दे रखा है, मास दे रखा है, तो मात्रक की जगह क्या आएगा? 12 किलोग्राम आएगा, जो भी इसका मात्रक होगा ना। परमाणुओं के एटम के केंद्रों के मध्य की दूरी, केंद्रों के मध्य की डिस्टेंस, जो देरी की है ना, वो देरी की है 1.12 एंगस्ट्रॉम है। 1.12 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन परमाणु के सापेक्ष, कार्बन एटम्स के सापेक्ष क्या फाइंड आउट करना है हमें? अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति याद करो। अणु के द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति यानी पोजीशन ज्ञात करो। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, देखना समझना। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अणु दे रखा है, यानी कि एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका जो मास है ना M1 मान लो, इसका जो मास है वो M2 मान लो। कितना दे रखा है कार्बन का? 12 दे रखा है। ऑक्सीजन का कितना दे रखा है? कहाँ गया एरिया? 16 दे रखा है। ठीक है, परमाणुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी, यानी इन दोनों, ये जो एटम है ना वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है? 1.12 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, कार्बन परमाणु के सापेक्ष अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, यानी हमें कहाँ से निकालनी है? यहाँ से निकालनी है। ये हमारा क्या होगा? मूल बिंदु होगा, ओरिजिन होगा। यहाँ से हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो देखो, द्रव्यमान केंद्र मैंने बताया था ये C है और ये O है। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? निकाय बना रहे हैं ना, 2 परमाणु मिलकर एक निकाय या समूह बना रहे हैं। और इनका क्या होता है? एक द्रव्यमान केंद्र बिंदु होता है, कहीं ना कहीं होगा। कौन सा बिंदु? द्रव्यमान केंद्र बिंदु। ठीक है, जहां पर कार्बन का कितना? 16 और इसका कितना है? 12, यानी टोटल द्रव्यमान कितना हो गया? 28। वो केंद्रित माना जा सकता है। एक बिंदु ऐसा होगा इस निकाय में, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यही इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिल सकता है हमें। उसकी स्थिति हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, जहां हम 28 का 28 मास मान सके हम। तो देखो, ये एक एक्स अक्ष है, केवल एक ही डायरेक्शन की बात हुई है। क्योंकि जब आपसे बोल दिया जाए ना कि 2 परमाणु के केंद्रों के बीच की दूरी, तो केंद्र तो ऐसे ही सीधी रेखा में आएंगे। इस सरल रेखा की बात हो रही है, एक्स अक्ष की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बताओ क्या? द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने का, पोजीशन स्थिति ज्ञात करने की, XCM = summation I = 1 to n MIXI upon summation I = 1 to n क्या? MI। क्लियर है? ठीक है, अब देखो कितने कण हैं, कितने पार्टिकल हैं इसमें? कितने पार्टिकल है हमारे पास? 2 हैं, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो I की वैल्यू कितने तक जाएगी? 2 तक। पहले जाएगी M1, फिर X1, फिर प्लस आएगा, फिर I की वैल्यू। सेकंड रखेंगे M2, X2 अपॉन,
फिर नीचे भी m की वैल्यू 1 यानी m1, फिर प्लस i की वैल्यू 2 m2। अब देखो xcm इज इक्वल टू m1 क्या है, पहले आप कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। m1 क्या है, कार्बन का द्रव्यमान, कितना लिख देंगे 12। अब देखो x1 बता रहा है, x1 क्या होती है, दूरी होती है, स्थिति होती है। अब इसने बोल दिया है कार्बन परमाणु के रिलेटिव हमें निकालना है, तो कार्बन परमाणु कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। और अगर कोई भी कण मूल बिंदु पर होता है ना, तो उसकी स्थिति क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ x1 की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। फिर आएगा प्लस, यहाँ पर हमारे पास क्या है m2, m2 का मास कितना है 16, किसकी, ये n2 x2। अब ये इसकी दूरी, ऑक्सीजन की दूरी मूल बिंदु से देखो यहाँ कितनी है 1.12 और मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 और m1 प्लस m2 यानी कि 12 प्लस 16। तो यहाँ पर ये बनेगा 16 इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन, और ये बन रहा है हमारे पास 28। तो इसको आप सोल्व करो, 10⁻⁻10 को हम क्या लिख सकते हैं, वापस से एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, यही तो टर्म बच रही है। और जब इसको सोल्व करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, 0.64 के। तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो सेकंड भी हम इसी पर देखते हैं, क्या न्यूमेरिकल है कि क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं दोबारा, कि 6 तथा 2 ग्राम, ग्राम दे रखा है यानी ये मास है, द्रव्यमान है, के 2 कणों, 2 पार्टिकल है, एक 6 ग्राम का और एक 2 ग्राम का, 2 कणों के स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। स्थिति सदिश यानी कि क्या दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। रिस्पेक्टिवली क्या क्या दे रखे हैं, क्रमशः पहले वाले का तो दे रखा है 6i कैप माइनस 7j कैप, 6i कैप माइनस 7j कैप एंड तथा 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 8k कैप है। तो 2 पार्टिकल्स हैं, 2 कण हैं जिनके मास द्रव्यमान 6 ग्राम और 2 ग्राम हैं, और इनके स्थिति सदिश दे रखे हैं 6i कैप माइनस 7j कैप और 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 8k कैप। द्रव्यमान इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए, है ना। तो समझना ये कोई निकाय है, इसमें 2 कण हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, एक m1 और m2। m1 का जो मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, वो 6 ग्राम दे रखा है। m2 का दे रखा है 2 ग्राम। ये दोनों बना के क्या बना रहे हैं, निकाय बना रहे हैं। ठीक है, अब इस निकाय का ये हमने x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस ले लिया। अब इस निकाय का, इस सिस्टम का हमारे पास एक द्रव्यमान केंद्र बिंदु होगा, कहीं भी हो सकता है, मान लो ये ले लिया CM ले लिया। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है। कहाँ से देखते हैं द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, ओरिजिन से, मूल बिंदु से, और ये क्या होती है, RCM होती है। पहले की वीडियोस में मैंने बहुत बताया आपको, कितनी होती है RCM। तो क्या फॉर्मूला होता है RCM का, याद करो, RCM वेक्टर यानी द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर
का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई वेक्टर अपॉन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू, अब कितने पार्टिकल्स हैं, 2, तो आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 2 तक। आई की वैल्यू 1 रखो, क्या बनेगा, m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश अपॉन, और यहाँ भी रखो आई की वैल्यू 1 रखोगे, m1 फिर समेशन का मतलब प्लस आई की वैल्यू 2 रखो, m2 आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू, m1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और r1 सदिश, पहला सदिश क्या है, 6 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस m2 दूसरे कण का मास कितना है, 2 है ना, और इसका जो सदिश है r2 सदिश वो क्या है, 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 8 के कैप है। अब इसको आप सोल्व कर लो, अपोन में क्या आएगा, m1 प्लस m2 यानी 6 प्लस 2 आएगा। इसको हम सोल्व करते हैं, आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 6 36 आई कैप माइनस 6 इंटू 7 42 जे कैप प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 आई कैप प्लस 2 इंटू 10 20 जे कैप माइनस 2 इंटू 8 16 के कैप अपॉन 8। तो आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू, आई कैप देखो 36 आई कैप 4 आई कैप यानी 40 आई कैप हो गया, जे कैप माइनस 42 जे कैप 42 जे कैप और 42 पॉजिटिव है और 20 नेगेटिव है, तो ये बनेगा हमारे पास कितना, -22 जे कैप, 42 में से 20 लेस कर दो, और के कैप कितना है, 16 है, -16 के कैप है, तो -16 के कैप अपॉन और डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ से डिवाइड करो 5 टाइम्स गया तो कितना बनेगा, 5 आई कैप, 22 में 8 से डिवाइड करो, 22 में 8 से डिवाइड करो, माइनस आ रहा है 2.75 जे कैप, और 16 में 8 से डिवाइड किया तो ये -2 के कैप। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और आ सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।